हाँ जी, तो लोक प्रशासन के पीवाईक्यूज़ का एक और वीडियो आपके सामने है। उसी अगस्त 2024 वाले री एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे पहले 3 वीडियो भी आपने देख लिए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये 2 सूची दे रखी हैं, कुछ समितियाँ हैं और वो किसके लिए आयोजित की गई थी, क्या उनका मकसद था? इस पर एक सही मिलान करना है हमको। तो यहाँ डायरेक्ट हम इनके उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। कस्तूरी रंगन समिति, ये 2019 में गठित की गई थी और हमारे देश की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानी जाती है, 2020 में जो इसे लागू कर दिया गया है, वो उसका ड्राफ्ट इसी समिति ने तैयार किया था। तो ए का मैच होता है 3 से। न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति, ये क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए गठित की गई थी 2015 में। बी का मैच हो गया ऑप्शन 1 से। के संथानम समिति, ये हालांकि जो पंचायती राज है उससे भी जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार निवारण समिति के रूप में 1962 से 64 के वर्षों में इसने अपना जो है अध्ययन किया था। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमेटी की स्थापना की गई थी। तो सी का मैच यहाँ पर हो गया 2 से। और जे ईरानी समिति, ये 1956 में एक कंपनी अधिनियम जो बना था उसमें संशोधन के लिए 2014 में इसको गठित किया गया था। तो डी का मैच हो गया 4 से। तो ये हमारे मैच हैं, ये इन समितियों के मकसद थे। अगला क्वेश्चन, प्रशासन में पैटर्न और नियमितताओं को समझने के लिए और सिद्धांतों को गढ़ने में इनमें से क्या सहायक है? अब जहाँ भी पैटर्न्स की बात की जाएगी, पैटर्न्स यानी कि दोहराए जाने वाले डिजाइन, कुछ खास तरह के पॉलिसीज, कुछ खास तरह की क्रियाएं जो दोहराई जा रही है। नियमितताओं का मतलब भी वही और रेगुलरिटीज का भी, जो किसी एक जगह पर नियम से दोहराई जा रही है। तो जब भी इस पैटर्न की और नियमितताओं की बात आएगी तो आपको क्रॉस कल्चरल स्टडी का ध्यान में वहाँ रखना होगा। तो इसका आंसर हमारे पास सी होगा। प्रणाली उपागम या फिर जिसे आप संस्थागत उपागम कहते हैं, वो पारिस्थितिकीय उपागम और संस्थागत कार्यात्मक उपागम, ये भी लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण उपागम है। इन पर आगे आने वाले समय में जो है वीडियोस बनाकर अलग अलग चर्चा की जाएगी। फिलहाल के लिए जहाँ पर पैटर्न की बात आती है वहाँ पर आपको अंतर सांस्कृतिक अध्ययन यानी कि अलग अलग संस्कृतियों में जो गतिविधियाँ चल रही हैं, तभी तो आप पैटर्न देख पाएंगे ना, जब आप एक से ज़्यादा किसी चीज़ को अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर सी होता है। ऐसे सूचियों का मिलान है, ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी होते हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा पेशेंस का भी रखना होता है, जब खासतौर पे जब स्क्रीन पर आप कर रहे हैं। ऑफलाइन में थोड़ा ईजी रहता है इस तरह के क्वेश्चंस को करना, लेकिन ऑनलाइन में जब आप स्क्रीन को देखते हुए ये चीज़ें मैच कर रहे हैं और उसके आंसर अपने सेटअप कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा मैं कहूँगा पेशेंस की ज़रूरत है। तो महानगर नियोजन समिति, जिला नियोजन समिति, नगर पालिकाओं की लेखा परीक्षा और नगर पालिका निर्वाचन, ये 4 प्रावधान हैं जो अनुच्छेद 243 जेड, जेड ए, जेड डी और जेड ई में से किसी में किए गए हैं। ये क्या है? ये हमारे संविधान का 74वां संशोधन है। स्थानीय प्रशासन के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो 2 संशोधन आते हैं। 73वां जो ग्रामीण शासन से संबंधित है और 74वां जो शहरी शासन से संबंधित है, स्थानीय शासन से, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम जिसके अंदर आती हैं। तो वहाँ पर जब हम वो पूरी एक सूची दे रखी है अलग-अलग जो अनुच्छेदों की, जिसमें किस चीज़ पर चर्चा की गई थी, तो उससे ये 4 पॉइंट्स निकाले गए हैं। तो यहाँ इनका हम मैच देख लेते हैं। महानगर नियोजन समिति जो है, ये 243 जेड ई में यानी कि ऑप्शन 4 में थी। जिला नियोजन समिति ऑप्शन 3 में जो है अनुच्छेद 243 जेड डी इसके साथ मैच करती है। जो आपकी नगर पालिकाओं के लेखों की लेखा परीक्षा यानी कि जो ऑडिट होता है इनका, वो सबसे पहला पॉइंट आता है 243 जी, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में आता है। और बच गया नगर पालिका का निर्वाचन, वो कहाँ से आया था? जी ए से आया था। तो यानी कि डी को मैच करेंगे आप 2 से। तो इसके आधार पर आप अपना आंसर बना सकते हैं। इसके अलावा भी अब क्योंकि ये अनुच्छेद हैं और इनको या तो आप लगातार दोहराते रहिए या फिर आप इन्हें रट लीजिए। 2 ही तरीके हैं इस चीज़ को हैंडल करने के, और उसी से ही कुछ और क्वेश्चन भी बदल के आ सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि इनका भी, कि किस अनुच्छेद में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। स्थानीय प्रशासन के लिए जो ग्रामीण है, 200 यानी कि 73वां संशोधन है, उसमें भी ये प्रश्न आपके सामने आ सकता है। तो इन्हें याद ही करना होगा, कोई और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। फिर से एक सूची है हमारे पास अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर अब की बार क्या है, आप देखिए इन शब्दों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये मुगल प्रशासन के जो पद थे अधिकारियों के, उनके बारे में है और उनका कार्य क्या था। तो वजीर का जो पद था, वजीर के पद का काम होता था राजस्व और वित्त को संभालना। वजीर जिसे मंत्री भी कहा जाता है हिंदी में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका काम था राजस्व और वित्त को संभालना। मुकद्दम का काम था ग्राम प्रधान का कार्य करना। मुकद्दम शब्द अपने आप में मुखिया के लिए यूज किया जाता है। तो बी को ऑप्शन 4 से मैच करते हैं। काजी उल कुजात, काजी शब्द आप उर्दू में पढ़ते हैं तो ज़्यादातर काजी शब्द जो है वो न्याय के लिए, किसी तरह की जो अथॉरिटी है जो कि न्याय को करने में काम आती है, वहाँ पर डिनोट करती है। और मीर बशीर जो था वो आसूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ था। तो ये इनका मैच हो जाता है। मुगल प्रशासन और बाकी जो भारतीय प्रशासन के ऐतिहासिक स्वरूप हैं, वो सब भी यूजीसी नेट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विनियोग विधेयक का प्रावधान है? अब विनियोग विधेयक क्या होता है वो देखिए। जब हमारे देश में बजट को बना लिया जाता है, संसद में उसे पारित कर दिया जाता है, उसके बाद जब वहाँ से धन निकालना होता है ना, किसी भी विभाग के, किसी भी मंत्रालय के जो क्रियाकलाप हैं उनके लिए, तो ये धन निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है आप जाकर वहाँ से पैसा ले सकते हैं। इसके लिए आपको बाकायदा एक विधेयक लाना होता है, जो प्रपोजल बनाकर पेश किया जाता है कि भारत के संचित कोष में से कितनी धनराशि निकालनी है, किस उद्देश्य से निकालनी है। तो भारत के संचित कोष से धनराशि निकालने के लिए जो विधेयक लाया जाता है वो विनियोग विधेयक होता है। ये बजट का एक सेकेंडरी स्टेप होता है, बजट बन जाने के बाद काम में आता है। इसका वर्णन, अब अनुच्छेद पूछा गया तो अनुच्छेद 114 में इसका वर्णन है, ये इसका आंसर है।
विनियोग विधेयक पर भी एक शॉर्ट में पहले मैंने बात की है। इसके अलावा भारत में वित्तीय प्रशासन की जो रूपरेखा है ना, उस पर शॉर्ट में एक वीडियो, शॉर्ट में का मतलब हुआ कि वीडियो तो लॉन्ग ही है, लेकिन उसमें जो बातचीत की गई है वो ज़्यादा लंबी नहीं है, पूरी उतनी डिटेल में नहीं है जितनी डिटेल में की जानी चाहिए। प्रॉपर तरीके से अगर हम बात करें तो एक पूरी प्लेलिस्ट सिर्फ वित्तीय प्रशासन की बन सकती है भारत के अंदर। वो भी कभी आएगी, क्योंकि अभी चैनल नया है, मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ, बहुत सारा कंटेंट पाइपलाइन में है, सब आएगा धीरे-धीरे। तो अभी के लिए आपको उस वीडियो का लिंक जो वित्तीय प्रशासन पर संक्षेप में चर्चा है वो मैं दे दूँगा, और ये शॉर्ट भी कहीं न कहीं चैनल पर आपको मिल जाएगा। विनियोग विधेयक पर बात हमने की है यहाँ पर। कार्यक्रमों द्वारा बजट के आयोजन में परिणामों के मापन की विधि को क्या कहा जाता है? ये बजट के प्रकार पर एक प्रश्न आया है हमारा इससे अगला। तो ये 4 अलग-अलग तरह के बजट हैं, हम चारों को ही देख लेते हैं, फिर इसके आंसर पे बात करेंगे। तो शून्य आधारित बजट थोड़ा-सा मॉडर्न कांसेप्ट है। ये क्या कहता है कि कोई भी परियोजना आप साल दर साल के हिसाब से चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको पता नहीं लग पाएगा कि एक्चुअल में वो किसी काम की है भी या नहीं। तो ये इस अवधारणा पर चलता है कि कोई भी परियोजना अगले साल के लिए जब उसको बजट दिया जाएगा, तो उसे शून्य से आप शुरुआत कीजिए। आप भूल जाइए कि पिछले वर्ष उसे कितनी धनराशि दी गई थी, कितना उसने उसमें से प्रयोग किया, उसका जो आउटपुट था वो उतना आया कि नहीं आया, बल्कि आप दोबारा ज़ीरो से शुरू कीजिए। इससे क्या होता है कि उसकी कैलकुलेशन में आसानी रहती है। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इसको कहा जाता है। अमेरिका से शुरुआत होती है इन सभी चीज़ों की। शून्य आधारित बजट हुआ, सनसेट बजट हुआ, ये सब यूएसए से आए हैं। सनसेट बजट नाम से ही पता लग रहा है, सूर्यास्त यानी कि दिन ढल जाना, दिन खत्म हो जाना। तो सनसेट बजट वो होते हैं जो उन जिन नीतियों के लिए बनाए गए हैं, उनके लिए एक डेडलाइन फिक्स कर दी जाती है कि इतने समय तक अगर आपको इस बजट को उपयोग करना है तो कर लीजिए, वरना हम इस स्कीम को ही समाप्त मान लिया जाएगा। उसके ये क्या होता है, ये फिजूल खर्ची को रोकने के लिए होता है। जैसे कोई योजना चला दी गई और वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, कहीं पर उसको फुल स्टॉप है ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हमने हमारे देश में देखी हैं जो कि एक बार तो किसी वर्ग को संतुष्ट करने के लिए चला दी गई, लेकिन फिर उसकी संभाल नहीं की जाती और वो राज्य सरकारी खजाने पर बोझ ही बना रहता है। संसद बजट उस पर लगाम लगाने का एक अच्छा साधन है। जैसे कोविड के दौरान हमारे देश में फ्री राशन बांटने की शुरुआत की गई थी। आज जब कोविड को गए हुए भी सेकंड थर्ड लेयर को गए हुए भी 3 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं और लोग अपने काम पर वापस लौट चुके हैं, तो आई थिंक मेरा पर्सनल विचार है कि वो स्कीम बंद हो जानी चाहिए। अगर वहाँ पर सनसेट बजट का प्रावधान होता, तो वो बंद हो चुकी होती। ज़्यादा डिटेल में इन पर बातें तभी की जाएँगी जब इनके प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाए जाएँगे। निष्पादन बजट हमारे एक क्वेश्चन का आंसर है, मैं बता देता हूँ। कार्यक्रमों द्वारा बजट का आयोजन और परिणामों के मापन की विधि। निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस, इंग्लिश के शब्द से हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे। किसी भी बजट को आगे चलाए रखना है या नहीं, कितना उसमें जो है धनराशि बढ़ानी है, घटानी है, ये डिपेंड करता है कि उसने परफॉर्म क्या किया है। आपने किसी एक विभाग को, एक मंत्रालय को किसी खास स्कीम के लिए पैसा दिया, आपने उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र किया, आपने उसके निष्पादन को यानी कि उसके परिणामों को मापा, और फिर उस बजट को उसी प्रोग्राम के हिसाब से बनाया गया है, ना कि एक पूरी मंत्रालय के धनराशि के आधार पर आप दे देंगे कि हमने इस मंत्रालय को इतना पैसा दिया। नहीं, आप एक कार्यक्रम का नाम लीजिए, उस कार्यक्रम की परफॉर्मेंस देखिए और फिर उसे बजट अलॉट कीजिए या फिर उसे कैंसिल कीजिए। ये निष्पादन बजट है। हमारे इस प्रश्न का उत्तर यही है। लाइन आइटम बजट बेसिक जो बजट जो कोर में अपने आप में बजट होता है कि आपको किस चीज़ के लिए कितने पैसे खर्चने हैं। आप किसी परचून की दुकान पर गए, आपने कुछ सामान खरीदा, वो आपको एक पर्ची बना के दे देगा। दाल ली है इतने रुपए की, चीनी ली है इतने रुपए की, आटा लिया है इतने रुपए का, तेल इतने रुपए का, ये टोटल हो गया। इस तरह की जो चीज़ें जब आप खरीदने से पहले कर रहे हैं कि मुझे इतने के रुपए की दाल खरीदनी है, इतने रुपए का आटा खरीदना है, आप वो बजट बना रहे हैं, तो वो लाइन आइटम बजट होता है। सबसे बेसिक जो बजट का आइडिया था वो यही था। यहाँ पर हमारा आंसर निष्पादन बजट है। तो आई होप ये वीडियोज़ आपकी किसी न किसी तरह से हेल्प कर रहे होंगे। ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन रिपीट पर आएँगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस करना बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपने बेसिक बेयर मिनिमम आप अपना सिलेबस एक बार पढ़ चुके हैं, आपको आपके माइंड में आइडियाज़ हैं कि आपने क्या पढ़ रखा है अपनी मास्टर डिग्री में, अपनी ग्रेजुएशन के अंदर, उसके बाद आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, तो पीवाईक्यू से अच्छा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको वही कंसेप्ट नई फॉर्म में देखने को मिलेंगे, उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आपने उनसे पेपर में डील करना है, एग्जाम में डायरेक्ट आप उनको देखने वाले हैं। तो ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं कर रहे हैं, कंसेप्ट छोटा सा था, तो वीडियो भी इतना ही रहेगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियोज़ में। ऑल द बेस्ट।